तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। रेडॉक्स में कुछ और बेसिक चीजें रोज थोड़ा थोड़ा लूंगी, सारा आज नहीं लूंगी, ठीक है? तो हो सकता है आपके कुछ डाउट्स हो, क्वेरीज आज रह जाएं, तो उसको अगली क्लास के लिए यूज कर लेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लास्ट क्लास में जो हमने रेडॉक्स चैप्टर में बात की थी, वहीं से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होता है। जब हम नाम सुनते हैं रेडॉक्स, तो हम दो शब्दों को यूज करते हैं। एक यूज करते हैं हम रिडक्शन, और एक यूज करते हैं हम ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की एक सिंपल प्लेन डेफिनेशन मेरे को इस वक्त यूज करनी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेप्ट कर रहा है कोई, किसी को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? रिड्यूस। कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब सिर्फ अब आपको क्या लेना है? इलेक्ट्रॉन का लॉस इज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन इज रिडक्शन। इन दोनों को जब इकट्ठा मिला के पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं रेडॉक्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स का एप्लीकेशन है सेल्स, बैटरीज, रॉकेट बैटरीज या कैमरा बैटरीज, उसके अलावा रस्टिंग। जहां जहां मेरी लाइफ में चारों तरफ रेडॉक्स है, वो मुझे इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स की देन है सेल, गैल्वेनिक सेल। सेल क्या है? ये वही सेल है जिसको हम नॉर्मल लाइफ में बैटरी भी बोलते हैं। तो सेल, हम सब ने रेडॉक्स, जिसने +1 में स्कूल में पर्चा भरा है, पास हुआ है, उसने रेडॉक्स पढ़ा है। मैं ये मान के पढ़ा रही हूं कि अगर आपने नहीं पढ़ा या हल्का फुल्का पढ़ा और भूल गए, तो मैं वहां से कैसे आपको निकालूं? 2 लेक्चर लगेंगे पूरा रेडॉक्स हाथ में आने में। तो मैं अपनी कोशिश करूंगी पूरा जीरो से पढ़ाने की, और जितना हो सके कम इंटरप्ट करना, एक फ्लो बनने देना। जो क्वेश्चन आए इस टॉपिक के एंड में पूछना मुझसे, ठीक है? सो अगर मैं एक काम ये करूं कि 2 अलग अलग कंटेनर्स अलग अलग जगह रखे हुए हैं मैंने। पहला कंटेनर है जिसके अंदर जिंक की इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के अंदर डिप की हुई है। दूसरा मेरे पास कंटेनर है जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट में डिप की हुई है। क्लास 10th और 11th से मैं इतना सीख और समझ के या रट के आई हूं, 10th से, 11th भी छोड़ो। मुझे क्लास 10th से पता है जिंक और कॉपर किसी एक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर नीचे होते हैं। उस एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है वो ऊपर होता है, कॉपर जो है वो नीचे होता है। जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो कम रिएक्टिव होता है। क्लास 10th में आपको ये दिया गया था, गोल्ड और सिल्वर भी थे नीचे, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? कॉपर के साथ। क्या मतलब है इस बात का, जल्दी या ज्यादा? इसको अगर मैं क्लास 10th के बच्चे के हिसाब से समझूं कि अगर आप 10th में थे तो आप क्या लेके आए थे? आप लेके आते हो कि अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होने का मौका मिले, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, एक्टिव है इसमें? जिंक। जिंक ज्यादा एक्टिव है, उसके सामने किसकी सोल्यूशन है? कॉपर की। मेटल का एक्टिव या रिएक्टिव होने का एक ही मतलब है अब हमारे सब्जेक्ट में, इलेक्ट्रॉन का लॉस। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक को जैसे ही सामने कमजोर प्राणी दिखा, नॉन रिएक्टिव, लेस, आशीष देखना यहीं पड़ेगा, क्लास यहाँ है प्लीज, ठीक है? यहां देखना पड़ेगा। जैसे ही हमको पता चलता है कि कॉपर कम रिएक्टिव है और जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक उसको ओवर पावर करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का अपना लॉस कर देगा। क्योंकि मेटल की लाइफ का एक ही मोटिव है, to lose electron and to get into nearest noble gas configuration या pseudo noble gas configuration या form bonds and attain stability whatever। तो जिंक को जैसे ही देखा, यहां पर कौन मौजूद है? कॉपर 2+। और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। जिंक ने जिंक के साथ ही बॉन्ड बना रखा है, तो सेल्फ बॉन्ड में तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो जब इस तरह की सिचुएशन मेरे पास आई, तो उस सिचुएशन में मैंने क्या किया? मैंने जिंक को जैसे ही कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाला, जिंक ने तो अपनी तरफ से काम कर दिया। भाई मैं 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ूंगा। कॉपर कौन होता है मेरे सामने +2 में रहने वाला? आई विल लीव माई 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर हैज टू एक्सेप्ट दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो कमजोर है मुझसे। तो उस वजह से कॉपर को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े, और कॉपर को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पड़े तो रिएक्शन हुआ ये। यानी जिंक इज रिप्लेसिंग कॉपर आयंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन।
क्लास 10 से आपको बताया हुआ है कि मेटल जो है एसिड में से H को डिस्प्लेस कर देता है। इसी तरह से जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब क्या है? आप सबने रेडॉक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली भूल चुके हैं। तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपके सामने रिवाइज करने का मौका है, जिससे चैप्टर की काफी हद तक आपको नॉलेज रिवाइव हो सकती है। तो इससे मुझे पता चल गया कि क्लास 10th में ही मेरे को ये बता रखा था। ये मुझे पता चल गया जब जब ये दोनों आमने सामने एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये रिएक्शन होना तो जायज है। और अगर मैं थोड़ा सुपरफिशियली देखूं तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है बच्चों? इस रिएक्शन में एक ही काम हुआ है। अगर थोड़ा सा हम ध्यान से देखें, बहुत लोगों को आता भी होगा, थोड़ी पेशेंस रखिएगा, नई टॉपिक पे पहुंच रहे हैं हम। जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे और किसको दिए? कॉपर को। इन शॉर्ट तो यही हुआ। सल्फेट का कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे बाद में वो स्पेक्टेटर आयन रहा। तो इस हिसाब से अगर मैं चलूं तो 2 इलेक्ट्रॉन जो ट्रेवल किए, मैंने एक ही कंटेनर में कॉपर सल्फेट के अंदर थोड़े से जिंक का स्क्रैप डाल दिया तो मेरे को रिएक्शन मिल गया। अगर मैं उन दोनों को, मतलब उस जिस जिंक स्क्रैप मैंने जिस कंटेनर में डाला, अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन 2 आपस में अदला बदली हो गए और रिएक्शन हो गया। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर गायब हो गया, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं, कॉपर तो डिस्प्लेस हो गया उसमें से। तो अगर यहां से मेरे को ये आइडिया आता है, अगर मैं जिंक और कॉपर सल्फेट को एक ही डब्बे में, एक ही कंटेनर में डाल के थोड़ा दूर कर देती और किसी तार से जोड़ देती, ताकि जिंक को पता लग जाता इधर कॉपर सल्फेट है, इन दोनों को आमने सामने आना, इकट्ठा क्यों ले आई मैं? अगर मैं इन दोनों को आमने सामने कांटेक्ट में ले आई, इधर कॉपर और इधर जिंक सल्फेट, और इनको एक तार से जोड़ दिया कंडक्टिंग वायर से, जिससे एक दूसरे को पिक कर पाए, तो जैसे ही जिंक को पता चला इस हाथ में जिंक है, इधर कॉपर सल्फेट है, जैसे ही जिंक को पता चला इस तार के थ्रू मैं कॉपर सल्फेट पे डोमिनेट कर सकता हूं, मैं पावरफुल हूं, जिंक ने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो जब मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ट्रैवल करने के लिए एक पैसेज दे दिया, तो मैं बिजली बना सकती हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल इज कॉल्ड एज करंट का प्रोडक्शन। यहां से आइडिया आया, ये जो रिएक्शन था रेडॉक्स, इसको कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स। यहां से आपके क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। अब मैंने इसको रेडॉक्स बोल दिया क्योंकि जिंक का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन, तो दोनों हो रहे हैं, तो उसके लिए टर्म तो रेडॉक्स यूज करनी पड़ेगी, लेकिन एक ही साथ एक ही कंटेनर में डाल दिया, वेस्ट तो हो गया। इसको कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स। यहां से मुझे आइडिया आता है, क्यों ना इन दोनों को अलग अलग दूर कर दें। तो देखिए इनको अलग अलग दूर कैसे किया, यहां से आपको नोट डाउन करना चाहिए। अगर पिछले साल के रेडॉक्स के आपके नोट्स बने हुए हैं ये वाले, देन यू कैन नॉट, आप मतलब कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो नहीं है, अगली स्लाइड से वो नोट करनी होंगी, तो आई सजेस्ट करते जाइए ताकि आपको मेमोराइज होता जाए। सो अब अगर आप इसमें देखते हैं, मैं इसमें क्या कर रही हूं, जिंक की इस इलेक्ट्रोड को, पुट अ चेक ओवर हियर, जिंक की इस इलेक्ट्रोड को कॉपर से कनेक्ट किया और कॉपर को किसके साथ अटैच रखा हुआ है? कॉपर सल्फेट। यानी जिंक ने यहां से वाया कॉपर देख लिया कि कॉपर 2+ बैठा हुआ है, कॉपर सल्फेट है, मैं इसे दबोच सकता हूं, आई एम पावरफुल, और कांटेक्ट हो गया इनका। लेकिन कई बार होती है बात, आपने जिंक सल्फेट को क्यों यूज किया? आप सिर्फ कॉपर सल्फेट और जिंक को यूज करते, मुझे सर्किट कंप्लीट करना है, मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल कराना है, तो मेरे को ये सारे काम करने पड़े। जिंक तभी इस सॉल्यूशन में कनेक्ट कर पाएगा जब इसके ही आयंस इसके अंदर हो। तो जिंक को उसी के आयंस के साथ डिप किया। कल को कोई तुम्हें कहे जिंक सल्फेट की जगह जिंक नाइट्रेट, यस चलेगा, क्योंकि सल्फेट तो वैसे भी कुछ नहीं कर रहा। यहां वाला इलेक्ट्रोलाइट समझ लीजिए सिर्फ सर्किट कंप्लीशन के लिए बैठा है, और वो तभी होता है जब जिंक और उसके आयंस के बीच कनेक्ट, पूरा कांटेक्ट हो। तो जिंक और उसके आयंस के बीच कांटेक्ट होने के लिए, आयंस तो सॉलिड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, आयंस लाने के लिए मेरे को एक इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन लानी पड़ी, क्योंकि जैसे ही वाटर में डालूंगी ये दोनों ब्रेक होके आयंस होंगे। यानी इन दोनों कंटेनर्स की पहली शर्त, इलेक्ट्रोड अपने आयंस के कांटेक्ट में, चेक कर लो, मैं पूछूंगी, इलेक्ट्रोड अपने आयंस के कांटेक्ट में है, दोनों में ही, और दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर मुझे लगता है जैसे ही जिंक को पता चला इधर कॉपर सल्फेट है, जिंक ने क्या काम करना शुरू करना है, उसको डिस्प्लेस करने के लिए खुद क्या हो जाना है? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज होने का क्या मतलब है बच्चों? जिंक, ये जो सॉलिड जिंक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर छोड़ेगा, पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे,
ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ेगा और खुद किस में गिर जाएगा? सॉल्यूशन में। क्यों गिरा सॉल्यूशन में? भाई जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो क्या बनाएगा? आयंस। और अभी मैंने बताया आयंस तो सॉलिड स्टेट में रह ही नहीं सकते, इलेक्ट्रोड पे रुक ही नहीं सकते, इनको तो गिरना मजबूरी हो गई। आयंस कैन एग्जिस्ट ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर हाइड्रेट करके घेर के आयंस को स्टेबल रखता है, वरना आयंस तो चार्ज स्पीशीज नेचर में एक सेकंड को ना एग्जिस्ट करे। तो हुआ क्या? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के सॉल्यूशन में गिरना दबादब शुरू। किस चक्कर में? भाई मेरे को देखना है इधर कॉपर सल्फेट है, उसको डिस्प्लेस करना है, मेरा नेचर है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये किसको देख के छोड़े इसने? कॉपर सल्फेट को। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक और जिंक, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, करते करते यहां इलेक्ट्रॉन्स का ढेर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो मैं कह सकती हूं ये जो इलेक्ट्रोड थी, मुझे बताएंगे इस इलेक्ट्रोड पे हो क्या रहा है बच्चों? और जब हम 11th में थे हमने रेड कैट से कन्वेंशन याद की थी। रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड, तो ऑक्सीडेशन एट एनोड। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ढेर इकट्ठा हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, मैं उसको इलेक्ट्रॉन का पूल कह सकती हूँ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इस वजह से इस इलेक्ट्रोड को मैंने क्या नाम दे दिया? ठीक है, एनोड तो दिया ही दिया, नेगेटिव पूल। यूजुअली हम रटा रटाया क्लास 10 से लेके आते हैं, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। नॉट हियर। यहां हम बिजली बना रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। सो यहां पर आप देखिए, एनोड तो इसलिए है क्योंकि इस पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का क्योंकि ढेर इकट्ठा हो गया, इसीलिए इस पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पूल क्यों है, ये समझ आ गया। ये सारी आपकी +1 रिवाइज हो रही है। तो नेगेटिव पूल है, तो इस पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब बहुत हो गया, इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, लेकिन साथ के साथ क्या करना शुरू कर दिया? इलेक्ट्रॉन्स ने चलना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू कर दिया। और इनका इरादा था बस कॉपर की इलेक्ट्रोड से के सहारे से, मेटल तो कंडक्टर होता ही है, वो तो आगे बहा देगा इलेक्ट्रॉन्स को, जाओ भाई आगे, मैंने तो तुम्हें पैसेज देना है। सारी कॉपर वायरिंग हमारे घर में हो रखी, वो थोड़ी कोई इलेक्ट्रॉन पैदा कर रहा है, पीछे से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, उसको बस रास्ता दे रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने जैसे यहां पहुंचा, इसको कौन मिला? कॉपर 2+। ये कॉपर 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन लेना मजबूरी है, क्योंकि कौन भेज रहा है? इससे पावरफुल जिंक, इट हैज टू एक्सेप्ट दिस। तो इसको जैसे ही एक्सेप्टेंस करनी पड़ी, तो यहां पे क्या आया? कॉपर। तो कॉपर आया मतलब क्या? कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर डिपॉजिट करवाया, या कॉपर सॉलिड बना। अब आप जानते हो सॉलिड कॉपर का मतलब क्या होगा प्रिया? सॉलिड कॉपर किधर जाएगा? किधर हो? अगर मैं एक आशीष को टोक रही हूं तो उसके कंधे पे सब पे बंदूक चला रही हूँ, एक एक को थोड़ी टोकूंगी। एक बच्चे को टोक के सबको बता दिया, आज छोड़ूंगी नहीं, चैप्टर की स्टार्टिंग है, फिर उधर कहीं ताक रहे हो। वाई जो क्लास यहाँ चल रही है। कॉपर सॉलिड का क्या मतलब है? कहां जाएगा वो इस कंटेनर में कॉपर सॉलिड बन के? नहीं, सॉल्यूशन में सिर्फ आयंस रहते हैं। तो आई नीड यू पीपल मेंटली हेयर, इज इट क्लियर? साउंड क्लियर है? सो ये जो कॉपर सॉलिड बना, ये सॉलिड कॉपर जब सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन में सॉलिड नहीं जा सकता। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, चलो आपको नहीं पता, आपको नीचे भारी है, बैठ जाएगा। ये तब बैठेगा जब इसके जैसा कोई कॉमन सरफेस ना हो। अगर ऑलरेडी कॉपर का कोई दाना पड़ा है ना, तो कॉपर उसी के ऊपर जाके चिपकेगा। सिमिलर अट्रैक्ट्स नहीं, सिमिलर प्रेफर्स टू बी विद ईच अदर व्हेन इट इज न्यूट्रल। अगर मेरे को शक्कर, चीनी को क्रिस्टलाइज करना होता है, तो लिक्विड, उसकी लिक्विड सिरप के अंदर 4-5 दाने चीनी के डालने पड़ते हैं, कि चीनी कंटेनर की दीवारों पे ना चिपके, मेरे को खुरच के उखाड़नी पड़ेगी। अगर मेरे को उसको क्रिस्टलाइज करना है, मैं 4-5 दाने डाल देती हूँ कि उन्हीं दानों के ऊपर सारी चीनी चिपक जाए और मिश्री की तरह पूरा बंडल वापस आ जाए मेरे पास। तो जब कोई सॉलिड बन रहा होता है और उसका सॉलिड ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रखा होता है, एक आधी चीज ऐसी डाल रखी होती, तो उसी के ऊपर चिपकता है, इट इज ऑलवेज फिक्स। तो कॉपर कहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? इस पे। तो जब मैंने ये काम चलने दिया, थोड़ी देर बाद क्या होगा? जिंक की इलेक्ट्रोड तो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जिंक कभी तो खत्म होगा, सेल डिस्चार्ज होता ही है हमारा, फेंकना पड़ता है हमको। और कॉपर की इलेक्ट्रोड टाइम के साथ साथ मोटी होती जाएगी। आपने बहुत जगह देखा होगा, इस पे कॉपर की प्लेटिंग है, इस पे गोल्ड प्लेटिंग है, इस पे सिल्वर प्लेटिंग है। ये प्लेटिंग ही है, ऐसे ही करके देते हैं, अंदर तो कुछ भी हो, ऊपर प्लेटिंग कर देते हैं, क्लियर।
वो प्लेटिंग का ही तरीका है। ये चैप्टर का एंड यही होगा। तो इस चैप्टर में आपको रियल लाइफ में सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिखेंगी, आपके घर पे, आपके आसपास इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ क्या इस्तेमाल होता है इसका। सो अब यहाँ पर ये सारा काम हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात, अगर इसमें देखो आपको रेडॉक्स समझ आ गया, इस कंटेनर में क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन, इस कंटेनर में क्या हुआ, रिडक्शन। इनडायरेक्ट है, दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन दूर दूर है, मैंने कर दिया। अगर मैं यहां पर एक बल्ब लगा दूं, या बल्ब के बजाय मैं एमीटर या वोल्ट मीटर लगा दूं, एमीटर करंट की वैल्यू देगा, वोल्ट मीटर वोल्टेज की वैल्यू देगा। यूजली सेल के ऊपर वोल्टेज लिखा होता है, तो मैं वोल्ट मीटर लगा रही हूँ, ठीक है। यूजली करंट के ऊपर, इसके सेल्स पे आप देखोगे 1.1 वोल्ट। आप सेल लेंगे, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए सेल्स होते हैं, बहुत पतले वाले सेल्स ट्रिपल ए हैं, उनके ऊपर वोल्टेज पढ़िए क्या है, तो वो वोल्टेज यहाँ के वोल्ट मीटर से है। या एम मीटर लगा दिया, जो लगा दिया, हर डायग्राम में मैं अलग अलग लगाना शुरू करूंगी। सपोज अभी मैंने एम मीटर लगा दिया, क्योंकि मेरे को करंट की डायरेक्शन की भी बात करनी है, तो मैंने एम मीटर लगा दिया। जब ये काम हुआ तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, एम मीटर की निडल, करंट की डायरेक्शन शायद इलेक्ट्रॉन से उल्टी होती है, क्योंकि प्रोटॉन की डायरेक्शन में माना जाता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूं, जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इतना आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी तो वो नौबत यूं नहीं आई, सर्किट कौन सा कंप्लीट हो गया जो तुम्हारे एम मीटर की निडल घूमेगी। यहाँ जब मैं +1 में पढ़ा रही थी तो मैंने यहाँ बल्ब लगाया था और कहा था बल्ब जलेगा, आपने कहा हाँ जलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर गया। तब ये बात हुई थी, कहाँ जलेगा, जब तक सर्किट पूरा नहीं है करंट फ्लो ही नहीं कर सकता। ये जो तुमने इतनी देर से सारी कहानी सुनी, फ्लॉप पे फेल है। दो इलेक्ट्रॉन भी वहां जाके रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, खत्म, सेल विल नॉट वर्क, कोई नहीं होगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन। वहीं पे थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, उसको देख के यहाँ पहुंचे, उसके बाद खत्म मामला, मतलब शायद नॉट फॉर अ मिनट, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो आप बिजली नहीं बना पाओगे, उनका जो मर्जी हो, मैं तो बिजली बनाने में इंटरेस्टेड हूं ना, मेरे को तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। तो मुझे सर्किट कंप्लीट करना मजबूरी लगी। अब सर्किट कंप्लीट करते ही मेरा एमीटर चल जाएगा। तो मैं सर्किट कैसे कंप्लीट करती हूं वो आप सब लोग मेरे साथ देखिए, फिर एंड में आप लोग इत्मीनान से सेल को बनाइएगा, ताकि आपको उसको बनाते वक्त, मेरे साथ साथ मत बनाना, समझ लेना, बनाते वक्त रिटेन करने का मौका मिल जाए, थोड़े डिसेंट नोट्स बन जाएं आपके आपके पास। अदरवाइज आजकल तो टाइम होता ही नहीं है। हमने एक ग्लास की यूट्यूब इस तरह की लगाई बीच में, जिसको ब्रिज कहते हैं। इसके अंदर हमने कुछ भर दिया, और वो क्या भरा, कुछ सेमी सॉलिड पेस्ट भर दिया इसके अंदर। सेमी सॉलिड पेस्ट जो इसको उल्टा ट्यूब को करने पे भी गिरे ना, जैसे टूथपेस्ट होता है, आप उल्टा कर देंगे गिरेगा नहीं, जब तक आप स्क्वीज नहीं करते टूथपेस्ट निकलता नहीं, क्योंकि वो बहुत विस्कस होता है, बहुत थिक होता है। जबकि उस टूथपेस्ट की आप ट्यूब में देखें तो प्रॉपर होल है, ग्रेविटी लगनी चाहिए, उसको गिरना चाहिए, बट वो नहीं गिरता, बिकॉज इट इज हाईली विस्कस, और वो ट्यूब के साथ अपने एडेसिव फोर्सेस एंजॉय कर रहा है, वो चिपका हुआ है उसके साथ। आप यूं करते हैं तब गिरता है। सेम उसी तरह का एक सेमी सॉलिड पेस्ट भर दिया इसके अंदर, और साथ में बहुत सारे सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। अगली स्लाइड पे इसके सारे पॉइंट टू बी नोटेड एंड कॉमन मिस्टेक्स डन, जो हम +1 में नहीं कराते। अगली स्लाइड से +2 का टॉपिक शुरू हो जाएगा। तो मैंने ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन की हैं, इसके अंदर क्या और क्यों और कैसे भरो, तो अभी उसका लोड मत लेना। इसके अंदर मैंने पहले तो एक पेस्ट भरा सेमी सॉलिड, जिससे ये ब्रिज टिका रहे, गिरे ना, लिक्विड तो ले नहीं सकती थी। तो सेमी सॉलिड पेस्ट के साथ मैंने कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए, जैसे कॉमनली KCl, K2SO4, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे भर दिए जो ना इस पाले से रिएक्ट करेंगे ना इस पाले से रिएक्ट करेंगे, तो रिएक्शन का डर खत्म। KCl, K2SO4 ऐसे कुछ कॉमन सॉल्ट्स लिए, दोनों ही सेक्शन की केमिकल कॉम्पोजिशन पे जो बिल्कुल असर नहीं डालेंगे, तो डर खत्म। इलेक्ट्रोलाइट है तो फुली डिसोसिएट होंगे। तो इसके अंदर मैंने K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव डाल दिया। थोड़ी देर पहले शायद फलक ने मुझसे पूछा था कि सेमी सॉलिड ही क्यों ले रहे हैं, मेरे को आयंस चाहिए। सॉलिड ले लिया ना तो ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा नहीं। आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक्वस यानी लिक्विड स्टेट में ही टूटते हैं, या मॉल्टन में या लिक्विड में, मतलब या मॉल्टन में या वाटर की प्रेजेंस में। तो मैंने इसको एक तरह से सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिया, तो इलेक्ट्रोलाइट टूट के अंदर बिखरे हुए हैं पूरे अंदर, इसमें K पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, सल्फेट नेगेटिव भरा पड़ा है। ऐसा कुछ मैंने ब्रिज लाके टांग दिया। अब आप सोचिए हो क्या रहा है, यहां से फिर शुरू करती हूं। यहां हुआ जिंक का ऑक्सीडेशन,
किसको देख के? वो कॉपर को देख के, कॉपर 2+ को, कॉपर आयन को। तो जिंक ने क्या किया? ऑक्सीडाइज करके इलेक्ट्रॉन का ढेर यहां पैदा करना शुरू किया और खुद गिरना शुरू हो गया नीचे। अब इलेक्ट्रॉन चले 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 इधर पहुंचे, कॉपर 2+ को कहा एक्सेप्टस, उसे एक्सेप्ट करना पड़ा, कॉपर सॉलिड बना और इस इलेक्ट्रोड पे चिपक सा गया। इसके बाद अगर सोचो ये काम 1 मिनट के लिए भी चला होता तो ये वाले कंटेनर के अंदर किसकी तादाद बढ़ जाती? जिंक 2 पॉजिटिव। इसके अंदर दबा के जिंक 2 पॉजिटिव इंक्रीज हो जाता। अब जिंक 2 पॉजिटिव इसके अंदर जब इंक्रीज हुए जा रहा है तो इस कंटेनर को न्यूट्रल तो नहीं दिख रहा मेरे को ये। अब इस कंटेनर में अगर मैं सोचूं क्या हुआ इस कंटेनर में, भाई इस कंटेनर में पॉजिटिव चार्ज का भीड़ होनी शुरू हो गई। ये जिंक तो गिरता जाएगा S2 पॉजिटिव, ये कंटेनर रिच इन पॉजिटिव चार्ज हो गया। काहे का इलेक्ट्रॉन वहां भागेगा? वो यहीं आ जाएगा वापस, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। वो इतनी दूर वाले कॉपर 2+ को क्यों देखेगा, अट्रैक्ट क्यों होगा? यहाँ नीचे ही इकट्ठा हो गया पॉजिटिव, तो मेरे तो फिर काम खराब हो गया। 2 प्रॉब्लम्स आ गई। एक तो मेरे को सर्किट पूरा करने का तरीका नहीं मिल रहा था, वो भी बताऊंगी कैसे पूरा। दूसरी मेजर प्रॉब्लम क्या है, भाई तुम सर्किट भी पूरा कर दोगे अगर, तो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करोगे? ये कंटेनर ही तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? तो नीचे आ गए वापस। सेम गोज हेयर। यहां पर कॉपर 2 पॉजिटिव ने क्या कर, ज्योति मैम ये मेरे पैरों से हटवा लेना साहिल से बोल के। यहां पर अगर आप देखें तो कॉपर 2+ ने क्या किया, इसको तो एक्सेप्ट करना पड़ा 2 इलेक्ट्रॉन्स को, फोर्स 2, और यहां ढेर लग गया। यहां ढेर लग गया तो सोल्यूशन में कॉपर 2+ कम हो गए। कौन बढ़ गए सोल्यूशन में? सल्फेट की भीड़ शुरू हो गई। तो ये कंटेनर क्या हो गया? दबा के नेगेटिवली चार्ज। सेम इशू, क्यों इलेक्ट्रॉन इधर एंटर करेगा? ये तो खुद नेगेटिवली चार्ज है, रिपेल करेगा, धक्का मारेगा इसको। तो मेरा तो बना बनाया सेल वेस्ट। मुझे 2 प्रॉब्लम्स काउंटर करनी है। अगर आगे की स्लाइड्स पे मैंने ये प्रॉब्लम का काउंटर नहीं लिखा होगा तो मैं बकायदा आपके सामने लिखूंगी, क्योंकि ये मिस्टेक प्रोन एरिया, ये तो चाहिए मुझे, भूल गई हूं मैं +1 का। तो मेरे को इन 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक ही इलाज बना, भाई एक ब्रिज लगा दो। जैसे ही इस कंटेनर में नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, यहां से पोटेशियम दौड़ पड़ेगा। एक सल्फेट भी फालतू हुआ, इधर से एक पोटेशियम निकल जाएगा कि आई टेक केयर ऑफ इट, 2 पोटेशियम। यहां एक जिंक भी फालतू आया, यहां पे सल्फेट भरा पड़ा है, SO4 2 नेगेटिव। इसके अंदर तो मैंने सॉल्ट्स भर डाले पूरे दबा के, और उससे क्या होगा, जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज आया यहां पे सल्फेट आ जाएगा, या 2 पॉजिटिव चार्ज आए, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट आ जाएगा कि इस पॉजिटिव को मैं न्यूट्रलाइज करता हूं, मैं रोकता हूं। यहां जैसे ही एक सल्फेट रिच हुआ, कॉपर चला गया छोड़ के, गिनती में एक सल्फेट ज्यादा हुआ, इधर से 2 पोटेशियम निकल के आ गए। आई विल टेक केयर ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के चक्कर में अब मेरे साथ कौन सा कलर यूज करूं जो तुम लोगों को दिख जाए और मैंने अब तक यूज ना किया हो। अब मेरे साथ पूरा रास्ता देखो, चार्ज कैसे चला, सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे कंप्लीट हुई, दिख गई। अब चार्ज को फ्लो देखते हैं। चार्ज कहां से शुरू हुआ? चार्ज शुरू हुआ इस इलेक्ट्रोड से, जिंक से। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तो मेरे ब्लू कलर को फॉलो करना। यहां से चार्ज चलना शुरू हुआ, यहां आया, और इसके चक्कर में ये नेगेटिव चार्ज रिच हुआ। इस नेगेटिव चार्ज रिच के चक्कर में यहां से कौन निकल के आया? पॉजिटिव चार्ज। और ये फर्दर इसमें सल्फेट भी थे, सल्फेट किधर जाने लगे? इधर जाने लगे। तो और ये सॉल्यूशन इसके कांटेक्ट में है, सर्किट पूरा। मेरे से पहला सवाल क्या पूछते हैं, एक्सटर्नल सर्किट किसने कंप्लीट किया? इलेक्ट्रॉन्स ने, एक्सटर्नल बाहर। इंटरनल सर्किट किसने कंप्लीट किया? आयंस। तो इंटरनल सर्किट जो कंप्लीट होता है वो कौन कंप्लीट करता है? आयंस। एक्सटर्नल सर्किट कौन कंप्लीट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सॉल्ट ब्रिज ने मेरी 2 प्रॉब्लम्स को ओवर किया। एक तो मेरे कंटेनर्स को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होने रख दिया, मतलब उनका न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी। दूसरा एडवांटेज मेरे को क्या मिल गया, इस बहाने सर्किट पूरा हो गया। तब मेरे एमीटर की निडल हिली, और किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन से बहुत कुछ अब मुझे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब आप लोग सेल बनाइए,
जो इंफॉर्मेशन जैसे आपको लिखनी है लिखिए, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, फिर मैं ये सॉल्ट ब्रिज में क्या, क्यों, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बात करूंगी। सॉरी, क्या चीज चेक करनी है? अच्छा, डाउट, बोलो बोलो। मैं इस वक्त वहां आके तो चेक नहीं कराऊंगी, या तो कर पाऊंगी, या तो क्लास के एंड में करा लो। कॉम्प्लिकेटेड से मतलब मैं समझी नहीं, तुमने मेरे साथ साथ बना लिया क्या? नहीं, दोबारा बनाओ, दोबारा बनाओ, अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही तुम्हारा, मतलब तुम्हारा डाउट क्या है? चेक करना है मुझे कि भाई कोई गलती तो नहीं है? अरे यार, वो कहाँ मैं अभी चेक कर पाऊंगी? क्लास के एंड में चेक कराना ना, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है? 1 मिनट में देख के समझ आ जाएगा, ठीक है? जाते वक्त करा लेना मेरे से अनुबल। बाकी लोग ड्रॉ करिए इसको, छोटे छोटे डिटेल को वन बाय वन करना। ऐसा नहीं जब तुम एनोड बनाओ तो सारा कुछ एक साथ कर दो ना। जिस मेथड से मैं चली हूं पहले वैसे चलना, कि एक बार एनोड बना रहे हो साथ ही पॉजिटिव चार्ज घुसा रहे हो, साथ ही सॉल्ट ब्रिज नहीं, स्लो स्लो बनाइएगा। के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स विच वी कैन डू। जो लेट्स सी आज के टेस्ट में, आज का टेस्ट डिपेंड करता है मैं लूंगी कि नहीं लूंगी। अगर मेरा टॉपिक वहां तक हो गया जहां तक का टेस्ट है तभी लूंगी, अदरवाइज नहीं। वो देखते हैं आप लोगों के पिकअप पे। सो अगर यहां तक आप लोगों का नोट हो गया हो तो एक एक आइडिया लग गया कि सेल अभी 1-2 दिन यही सब चलेगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाला बहुत पहले, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हम कई बार ऑब्वियस ले लेते हैं, ये कौन पूछेगा, ये तो ये आता ही होगा। ये अब जो भी चीजें हैं ये +1 से अब थोड़ा बाहर निकलते जा रहे हैं। टॉपिक सेम है, लेकिन कुछ 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 आपको नया मिलेगा जो +1 में नहीं दिया था। अगर आप क्या हो इस सेल को एक ही कंटेनर में करो, मतलब कॉपर सल्फेट और जिंक एक ही साथ, क्या होगा? हीट विल बी प्रोड्यूस, एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी इस चेंज से। हीट विल बी प्रोड्यूस, कंटेनर गर्म होगा, वो ठीक है, कलर चेंज होगा नहीं होगा वो अलग बात है। लेकिन कोई भी ऐसा सेल अगर आप एक ही कंटेनर में कर दोगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसी को मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी, इन एडिशन टू अदर थिंग्स ऑल्सो। सो अगर सेम रिएक्शन जो मैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ उसको मैंने एक ही कंटेनर में कराने की कोशिश करी, मतलब ये आप ये मत समझिए कि एक कंटेनर के कराने का मतलब वो है, मैं एक बार फिर क्लियर कर दूं, कंफ्यूजन ना हो। मैं एक बड़ा कंटेनर लूं और उसके अंदर कोई भी एक सॉल्यूशन जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट जो भी एक बार लगाऊं, बैरियर लगाऊं, इधर एक कैथोड इधर एक एनोड, या एनोड कैथोड, एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स अगर मैंने ले ली तो क्या होगा? गर्म होगा, बस और कुछ तुम्हें दिखेगा नहीं। कलर चेंज एंड ऑल फॉरगेट इट, कंटेनर गर्म हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो सारा हमने किया, इसमें मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझ आती है वो समझ आती है सॉल्ट ब्रिज वॉज समथिंग टू बी डेल्ट नाउ। जिंक और कॉपर का तो हमें पहले ही पता है, एक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है, ये तो 10th क्लास में ही पता था कि जिंक विल सब्स्टिट्यूट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नथिंग न्यू। बस उसको दूर कर दिया और करंट बना दिया। नई चीज इसके अंदर आई मेरे पास, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में अक्सर ये 3 इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आज कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जिनको आज मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, अगली क्लास में कैरी ऑन होंगी। तो आज कुछ नई टर्म्स आएंगी जिसके लिए अगली क्लास तक का मैं टाइम बोरो करूंगी, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझानी है, खराब ना हो टॉपिक। सॉल्यूशन में तो आपको रेपिटेशन बता ही दिया था मैंने चैप्टर शुरू होते कि एक यही चैप्टर है जिसके लिए हमें रेपिटेशन रखना पड़ता है। जब 12th की रिवीजन स्टार्ट होती है सबसे पहले बच्चे एक ही चैप्टर देते हैं, सॉल्यूशन कराओ, ये कभी नहीं देते। ये इंटरेस्टिंग लगता है या जो भी कहो हो जाता है। सबसे पहला रोल सॉल्ट ब्रिज का क्या था? टू मेंटेन दोनों कंटेनर्स की न्यूट्रलिटी, उनमें चार्जेस ना डेवलप हो। ये मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं आप लोग। सॉल्ट ब्रिज के अंदर कौन से सॉल्ट हैं अक्सर वो देख लिया, और इन सॉल्ट के नीचे मैंने रेड कलर से जो बात लिखी है, हाईली इंपॉर्टेंट, दे आर नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट्स। ये रिएक्ट नहीं करेंगे ईदर ऑफ द कंटेनर और द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और एनीथिंग, किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे ये। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करते हैं। दूसरी चीज आपने देख ही लिया, ये इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करने का भी काम करता है। और अब इंटरनल सर्किट में मैं पहले बात कर चुकी हूं और मैंने तब कहा था आप सिर्फ डायग्राम बनाने पे फोकस दीजिए, जो जरूरी चीजें हैं, नीटनेस ऑफ नोट्स आई विल टेक केयर। तो अब ये सोच के रखिएगा कि इस चैप्टर की आपको
इस साल बिफोर जेई मेंस, बोर्ड्स और नीट डिटेल रिवीजन ना चाहिए हो। एक चैप्टर की चाहिए अगर सोल्यूशन, तो दूसरा मत ऐड करना उस लिस्ट में, ठीक है? इस चीज से खड़े होना, आप एक्सपीरियंस लेना है इससे। So to complete internal circuit by the flow of ions of salt bridge. Salt bridge के ions ही इतना फ्लो करने लग जाते हैं कि वो ही सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। तीसरा, जो आज एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, वो आज मैं ले पाऊंगी या अगली क्लास में, दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू। जो अभी क्वेश्चंस आएंगे उसमें, नहीं तो एलजेपी अगली क्लास में जाता है। आज सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ एलजेपी। एलजेपी का डिटेल नेक्स्ट क्लासेस में जाएगा। व्हाट इज दिस एलजेपी? ओनली फॉर नीट एंड जेई, नॉट एट ऑल फॉर क्लास 12th। गलती से भी एनसीईआरटी में मत ढूंढ लेना, ना ये मेंशन करना बोर्ड्स में, सब्जेक्टिव टेस्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ नीट जेई के लिए है, टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट इज एलजेपी। टू प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, दैट इज एलजेपी, जिसको मैं बहुत ज्यादा आज नहीं डिटेल दे पाऊंगी। नेक्स्ट क्लास में एलजेपी पे होपफुली पूरा डिस्कस होगा। आज सिर्फ लिख लीजिए इसको। ये एलजेपी जो भी चीज है जहां पर दो लिक्विड ज्वाइन करते हैं, अगर वहां पे चार्ज सेपरेशन हो जाता है ना, उसको, वहां जहां भी चार्ज सेपरेशन है, कोई ना कोई पोटेंशियल तो डेवलप होगा। तो जब आप देखेंगे कि दो लिक्विड्स जहां कनेक्ट कर रहे हैं, और ये एलजेपी डेवलप होगा सॉल्ट ब्रिज के अंदर। आप सोचिए, अभी मैं हल्का सा आइडिया देती हूँ। एक आयन पोटेशियम तेज भाग रहा है अपने कंटेनर की तरफ, दूसरा आयन सल्फेट भारी भरकम है, थोड़ा धीरे भाग रहा है। तो उसी के अंदर एक पोटेंशियल तो डेवलप हो गया। जहां पर सॉल्ट ब्रिज उस लिक्विड से मैच कर रहा है, मिल रहा है, ज्वाइनिंग हो रही है जिधर सॉल्ट ब्रिज के उस पॉइंट की लिक्विड के साथ, वहां पर हम क्या कहते हैं, इधर जी पॉजिटिव चार्ज रिच हो गया, इधर से सल्फेट रन करेगा। लेकिन अगर वो स्लो स्पीड में रन कर रहा है एज कंपेयर टू दूसरा पोटेशियम, तो उससे उस मीटिंग पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अभी मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी क्योंकि मेरे को इसके लिए पूरा एक डायग्राम और पूरा एक सेटअप, नॉन एनसीईआरटी टॉपिक है, तब लेना है। तो लिक्विड जंक्शन जहां पर ये दोनों मिलते हैं, सॉल्ट ब्रिज और लिक्विड, वहां एक पोटेंशियल भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक नया ही डिफरेंट। वो पोटेंशियल मेरे को खराब करता है सेल को। तो उस पोटेंशियल को रोकने के लिए सॉल्ट ब्रिज चाहिए, और उस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट कौन से चूज करो। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी इलेक्ट्रोलाइट कौन से चूज करने, आएगा आगे। मेरी मर्जी से मैंने KCl KNO3 NH4NO3 क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, नहीं, एक और चीज देखनी पड़ती है, और वो क्या, जो ट्रांसपोर्ट नंबर है। क्यों मैं एलजेपी अभी नहीं ले पा रही? क्योंकि एक टॉपिक आएगा आपका ट्रांसपोर्ट नंबर, जेई नीट का, अगेन नॉन एनसीईआरटी, कि कितना ट्रांसपोर्ट नंबर है जो आयन चार्ज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसका एक नंबर होता है, उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, कितनी तेज ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रांसपोर्ट नंबर सारे आयंस का सिमिलर हो, इसीलिए KCl लिया, NaCl नहीं लिया। सस्ता पड़ता है NaCl मेरे को, लेकिन KCl क्यों लिया, ये सवाल मिलेंगे। अब जिस दिन मैं एलजेपी कराऊंगी उस दिन इसके आंसर भी आएंगे। तो जब तक ट्रांसपोर्ट नंबर नहीं होगा, शायद एलजेपी में नहीं करा पाऊंगी। हर साल मैं एक्स्ट्रा एज में एंड में कराती हूँ एलजेपी, क्योंकि तब तक सब आ जाता है। तो अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट नंबर पोटेशियम और क्लोरीन का सेम मिला है, सेम स्पीड से दोनों रश करेंगे, सेम स्पीड से दोनों न्यूट्रल करेंगे, तब जाके मैं एलजेपी अवॉइड कर पाऊंगी, वरना मेरी सेल की एफिशिएंसी खराब होगी। तो आपको अभी ये बताना इसी हेडिंग के अंदर जरूरी था, सॉल्ट ब्रिज के इलेक्ट्रोलाइट कैसे चूज होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसके सारे आयंस का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो। क्यों सेम चाहिए ट्रांसपोर्ट नंबर, आपका सवाल आ जाता, तो मेरे को बोलना पड़ता। एक होती है चीज एलजेपी, जिसको रोकना है। एलजेपी क्या होता है? जस्ट वेट फॉर 2 days। तो तीसरी चीज अब इसी में कि मैं लिक्विड जंक्शन, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को रोकने के लिए इलेक्ट्रोलाइट ऐसा चूज करती हूँ। सेकंड, अगर कभी, अब आगे आप देखेंगे, सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स को इस्तेमाल किया, आप KCl नहीं यूज कर सकते, Cl और सिल्वर रिएक्ट कर जाते हैं। इसका एलजेपी से कोई लेना देना नहीं है, इसका इलेक्ट्रोलाइट की चॉइस से लेना देना है, कि अगर कहीं सिल्वर की इलेक्ट्रोड होंगी तो आप सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl नहीं इस्तेमाल कर सकते। सारा नॉन एनसीईआरटी चल रहा है अभी। क्यों? क्योंकि KCl कैनॉट बी यूज्ड। क्यों? क्योंकि KCl का Cl, आप जानते हैं AgCl इज अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इक्विलिब्रियम में पड़ा है, पटाख से उसका बन जाएगा सॉलिड, खत्म आपकी इलेक्ट्रोड। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले इलेक्ट्रोड तो सॉल्ट ब्रिज से रिएक्ट कर जाएगी, तो काहे का वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखाएगी। एंड ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलाइट नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। तो ये मैंने सिर्फ आपको बताया, सॉल्ट ब्रिज के अंदर के रोल्स में एक पॉइंट मैंने कवर कर लिया।
टू प्रिवेंट एलजेपी। मेरे को पता है एलजेपी आएगा, सॉल्ट ब्रिज ही एलजेपी लाता है और वो ही उसको प्रिवेंट करने के रास्ते भी मेरे को देता है कि तुम आयंस ऐसे चूज कर दो बराबर स्पीड से भागे, ना इधर पोटेंशियल डेवलप हो ना इधर पोटेंशियल डेवलप हो एडिशनल। तो ये अगर नोट हो जाए तो मैं आगे चलूं। एलजेपी पे पूरी डिटेल टॉपिक आएगा, पूरा डायग्राम अलग आएगा, एलजेपी आपको समझाऊंगी, आयंस का स्पीड, ट्रांसपोर्ट नंबर, वेलोसिटी सारा कुछ बताऊंगी, तब क्लियर होगा। बट इस पॉइंट को कहीं और मैं लिस्ट नहीं कर सकती थी। डन, इतना सबके पास, आगे चलें। सो यहां पर मैं सेल और उससे रिलेटेड जो भी +1 का काम था वो खत्म किया विद एन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अब मैं इसके आगे आती हूं, इससे कुछ और चीजें क्वेश्चन करने लायक बनना है हमको। तो इतना बड़ा सेल जिसको बनाने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आई, अब वो हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो नहीं बनेगा, तो मैं उसको किसी क्वेश्चन में कैसे एक्सप्रेस करूंगी। तो एक ये क्वेश्चन हम बहुत पूछते हैं, आप देखोगे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स या +1 के रिडॉक्स के टेस्ट पेपर्स में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, अगर सॉल्ट ब्रिज ना यूज करूं तो क्या होगा। राइट, सॉल्ट ब्रिज ना यूज करूं तो क्या होगा। वही मैं ऑलरेडी बता चुकी, भाई एनोड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, कैथोड पे तो कुछ होगा ही नहीं। एनोड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, चार्ज स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टॉप, स्टार्ट होते ही स्टॉप हो जाएगा। तो सॉल्ट ब्रिज का रोल तो आप जानते ही क्या है। तो आई होप ये आपके बोर्ड के लिए 1 मार्कर के लिए आ सकता है। ऑल्दो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग, बोर्ड में पूछने का हिस्सा अभी शुरू नहीं हुआ, वो शुरू होगा इसके बेसिस पे अभी थोड़ी देर बाद। तो बोर्ड्स में, 12th बोर्ड्स में ये चीजें डायरेक्टली नहीं पूछी जाएंगी, इनके बेसिस पे थोड़े और डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए करना जरूरी है। सो फाइनली उतने बड़े सेल को मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, वो अब बिना कंटेनर्स, बिना डायग्राम के फिर और छोटा कर देंगे इसको। तो हैव अ लुक, लेफ्ट साइड में अब ये कन्वेंशन याद करो, लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगी, एनोड, राइट साइड में हमेशा क्या होगी, कैथोड। एनोड पे ऑलवेज नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। और रेड कैट के हिसाब से चलूं तो रिडक्शन इज एट कैथोड, तो यहां रिडक्शन होगा, यहां ऑक्सीडेशन होगा, लेट्स नॉट रिपीट इट। इसके जो असली चीजें हैं जो भूलते हैं मैंने वो लिखी है यहाँ पे। ये रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन ऑफ एट एनोड, ये बड़ा ज्यादा लड्डू हो जाएगा अगर मैं दूं भी। जो भूलने वाली चीजें हैं वो मैंने यहाँ लिखी हैं। एनोड वाला बीकर हमेशा किस में, एक्सिस में रहेगा, जिंक आयंस यानी पॉजिटिव चार्ज। ये नोट्स अगर ये है तो पिछला डायग्राम की जरूरत ही नहीं है मुझे, अब खाली मैं इसको देख लूंगी तो पिछला डायग्राम इसके अंदर आ गया। कैथोड वाले बीकर में किसकी एक्सिस होगी, नेगेटिव चार्ज की। तो यानी कि अब ध्यान दो, सॉल्ट ब्रिज भी नहीं बना रही मैं इसमें, है सॉल्ट ब्रिज आप सबको पता है, मुझे पता है, लेकिन शॉर्ट कर रही हूं बात को। तो सीधा यहां से यहां सल्फेट वाया सॉल्ट ब्रिज भी पहुंच जाए, थोड़ा ध्यान देना इस पे, दिस इज नॉट रॉन्ग। अभी तक हम क्या कह रहे थे, अभी तक हम कह रहे थे कि भाई इसके अंदर कौन रिच हो रहा है, सल्फेट, इसके अंदर कौन रिच हो रहा है, जिंक। तो एक तरह से मैं समझ लूं, इन शॉर्ट, यहां से सल्फेट चल के यहीं तो पहुंच गए। भाई इधर से पोटेशियम ने सल्फेट को दबाया, इधर से अगर यहाँ सल्फेट रिच हो रहे थे तो पोटेशियम चला, यहां पर जिंक रिच हो रहे थे तो सल्फेट चला, ठीक है। लेकिन अगर मैं सोचूं कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट ना होता, 1 मिनट के लिए सोच रही हूं, तो इन नटशेल इसके सल्फेट इधर ही पहुंच गए, उतने ही तो यहां पर पोटेशियम गए होंगे जितने सल्फेट, उसी हिसाब से उसी के रेशो में। तो इन शॉर्ट ये मान के चलो जितने सल्फेट इधर एक्सेस में थे उतने इधर लगे होंगे। तो कह सकती हूँ ना, यहां से यहां सल्फेट ही तो इनडायरेक्टली ट्रेवल कर गया। तो उस हिसाब से इस पूरे की सबसे खास बात ब्लू कलर थी कि देखा जाए तो सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कौन सा हिसाब किताब बराबर हो रहा है, इधर सल्फेट ज्यादा हो गए थे, इधर सल्फेट कम हो गए थे, दोनों को बैलेंस कर दो। इधर सल्फेट ज्यादा हुए, इधर सल्फेट कम हुए और पॉजिटिव चार्ज रिच हुआ, दोनों को बैलेंस कर दो। तो एक तरह से सॉल्ट ब्रिज का काम क्या था, सल्फेट की गिनती इधर जो बढ़ गई थी उसको कम करना, इधर जो घट गई थी उसको बढ़ाना, वाया व्हाट, आई डोंट केयर। तो ये पूरा मेरे लिए वो पार्ट था जिसमें मैं गलती कर सकती हूं। इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की डायरेक्शन और करंट के ट्रेवल की डायरेक्शन ये रही, करंट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ घटता जाएगा, सेल वीक होता जाएगा, स्लो 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 सेल विल डिस्चार्ज।
जो आपके घर में सेल्स होते हैं वो इस फिलॉसफी पे काम करते हैं, इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जब डिस्चार्ज हो जाते हैं आपको पता है कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। घड़ी में टाइम स्लो होना शुरू हो जाता है, घड़ी पीछे होनी शुरू होती है, टीवी का रिमोट आपको बहुत ज्यादा आगे घुस घुस के करना पड़ता है, तो उस वक्त करंट बहुत स्लो हो गया है। ठीक है, इसे नोट करिए। फिर अब क्वेश्चन एयर पे चलते हैं जहां से आपका बोर्ड का पार्ट भी शुरू होगा। चलते हैं, नोट भी हो गया होपफुली। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगी उसमें इतने बड़े सेल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, इन बर्तनों को अलग अलग बना के सॉल्ट ब्रिज बना के, तो ये तो मेरा 10 मिनट ले जाएंगे। हाउ विल आई रिप्रेजेंट अ सेल इन अ क्वेश्चन, और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ सेल, पूरे चैप्टर में सेल ही सेल है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी उसको। रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, और वो स्टैंडर्ड तरीका मेरे साथ देखिए, ये नोट करें ना करें मतलब पता होना चाहिए। हर क्वेश्चन में अगर डीपीपी भरी पड़ी है इससे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कौन बनाना है, ऑलवेज एनोड। चेक मैंने कैसे बनाया, इसमें मैं आज अगर टेस्ट ले पाई तो गलती कराऊंगी। एम से क्या बन रहा है, एम एन पॉजिटिव, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, यस। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड ही लेफ्ट हैंड साइड पे होना है। आपसे आज और अगली क्लास में गलती तो स्टैंडर्ड नोटेशन पे ही होनी है, पूरी डीपीपी इसी चीज पे परेशान करेगी। ऐसी गलतियां 11th में नहीं करवाई गई आपको, उतनी जितनी की 12th में करवाई जाएंगी। और इसमें क्या हो रहा है, मेटल नंबर 2 N प्लस से 0 में जा रहा है, तो पॉजिटिव से 0 में जब ऑक्सीडेशन स्टेट जा रही है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, तो पक्का इस पे क्या हुआ है, रिडक्शन। रिडक्शन हुआ है तो ये क्या हुई, कैथोड। हमेशा नियम है, और इस पे आपकी एनसीईआरटी ने इतनी प्यारी गलती 12th में करा रखी है। 3 या 4 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज के सेम है जो रिडॉक्स चैप्टर में थे, और उन्हीं में वो गलतियां करा रखी। आप यहां पर ऑक्सीडेशन लिख के दोगे मेरे को अभी थोड़ी देर बाद, और वो गलत होगा, उस वक्त मैं बात करूंगी। जब मैं तुम्हें बता रही हूं ये कन्वेंशन है, राइट हैंड साइड में कुछ ही हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, राइट हैंड साइड वाले कंटेनर में रिडक्शन ही होगा। मैं कितना ही कंफ्यूज करूं, होना मत, होगा रिडक्शन ही। तुम्हें कैसे भी मैंने नोटेशन दिया है, इसको अगर मैंने फॉलो नहीं किया तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है। अब कई बार होता है ये तो मेटल थे जी, गैसेस। अब गैसेस की इलेक्ट्रोड कैसे बनेगी, गैसेस की इलेक्ट्रोड बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एक सॉलिड सरफेस देना पड़ता है, दैट इज प्लैटिनम, जो रिएक्टिव ना हो। तो प्लैटिनम का मेरे को एक सॉलिड सरफेस देना पड़ेगा जिसके ऊपर इस गैस को चिपकाया, एडजॉर्ब कराया जाता है। तो गैसेस की इलेक्ट्रोड को अक्सर ऐसे ना लिख के प्लैटिनम के साथ लिखा जाएगा। अब आप देखिए, एनोड में मैंने एक सिंगल लाइन खींची है, इट मींस metal in contact with its own ions in a beaker, metal in contact with its own ion in a beaker, क्लियर। तो सिंगल लाइन का मतलब क्या था, मेटल और उसके आयन का कांटेक्ट। डबल लाइन का मतलब क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो मैंने वो सब कुछ यहां पे भी फॉलो किया। यहां एडिशनल क्या था, प्लैटिनम। क्यों प्लैटिनम यूज करना पड़ा, गैस की इलेक्ट्रोड ऐसे नहीं बन सकती। अगली क्लास में देखेंगे हम, अगली क्लास में तो सारा ही 12th का होगा, कुछ भी 11th का नहीं होगा, कैसे ये इलेक्ट्रोड्स बनाई जाती, गैस की इलेक्ट्रोड नेक्स्ट क्लास। तो गैस को प्लैटिनम के सरफेस के ऊपर भर के भेजा जाता है, तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड जिसपे गैस का सरफेस है, तो इस तरह से मेरे को प्लैटिनम देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए इसका क्या हो रहा है, नेगेटिव, 2 Br नेगेटिव होंगे, है ना। क्या कर रहे हैं ये, बना रहे हैं Br2। मैंने तुम्हें कहा था तुम ही लोग मेरे को यहाँ पे ऑक्सीडेशन करा के दोगे और तब मैं बोलूंगी कुछ ही मैं कर लू, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होता है। तुमने अभी के अभी मेरे को सही प्रूफ कर दिया कि मैम आप कितना ही कह लो, गलती तो हम करेंगे। अगर देखो, एंड आई इन्फ्लुएंस्ड यू, Br नेगेटिव 2 अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तब Br बनेंगे और Br2 बनेगा। ये प्रोसेस क्या करा दी तुमने, ऑक्सीडेशन। राइट हैंड साइड पे ये है एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जो 12th के बैक एक्सरसाइज में भी है, 11th के बैक एक्सरसाइज में भी है। 12th की बैक एक्सरसाइज इलेक्ट्रो की देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7th या 6th है, उसका 3rd या 4th पार्ट है। ये सिर्फ एक पार्ट है, राइट सेल रिएक्शन। और ये हर साल का डाउट फिक्स है मेरे पास, गलती फिक्स है। क्यों, क्योंकि इतनी देर से आप पता है क्या देख रहे हो, इससे ये बना, इससे ये बना, आपके दिमाग को ऐसा कर दिया गया कि बेटा इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, तो ठीक है,
ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख ही रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ होगा। यहां पर भी आपने वही माइंड सेट रखा। हैव अ लुक, इधर देखिए सभी लोग, H2, H2 से क्या बन रहा है, H पॉजिटिव। कब बन रहा होगा, जब वो दो H एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, तो यस इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ। यहां भी वही चीज है कि आई एम फॉलोइंग दिस एरो, तो हमारी एक हैबिट बन जाती है, हम इस एरो को भी फॉलो कर लेते हैं, वही हुआ। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, राइट हैंड साइड के कंटेनर में कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हमेशा रिडक्शन होगा। तो मुझे इसको नजरअंदाज करके क्या सोचना होगा, Br2 से पहले तो दो Br बने होंगे, टूटा होगा, और दोनों Br ने बाहर से दूसरी साइड से आने वाले दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाया, ब्रोमाइड आयन। क्या मेरी क्लास में बैठा हुआ कोई भी गट फीलिंग से, किसी अंदाजे इंटेलिजेंट गेसिंग से बता सकता है मैंने फिर इसको उल्टा क्यों नहीं लिखा, ऐसे क्यों नहीं लिखा? वाई आई हैव रिटन दिस टू कंफ्यूज यू? नॉट। सॉल्ट ब्रिज तो है ही दोनों के बीच में, उसका क्या फर्क पड़ रहा है? मैं कह रही हूं, मैंने अनन्या मैंने ये कहा है कि इन दोनों को मैंने यूं क्यों नहीं लिख दिया था, फिर मेरा कितना सही हो जाता, कंफ्यूज ही ना होते। मैम क्योंकि आयन सॉल्ट ब्रिज से ट्रेवल करेगा। आई थिंक आई कैन टेक दिस, आयन सॉल्ट ब्रिज से ट्रेवल करेगा। वैलिड पॉइंट। तुम कुछ कह रही थी, एक सेकेंड। सही कह रही थी, इसलिए दोबारा पूछ रही हूँ। यस, Br2 प्लेटिनम के सरफेस पे चिपका के भेज रही हूं मैं। आपने सुना ना मैंने क्या कहा, प्लेटिनम के सरफेस पे Br2 चिपकना है, तो मेरे को Br2 वहां लिखना पड़ेगा, प्लेटिनम थोड़ी बीच में लिखूंगी, तो मेरी मजबूरी होगी इसको उल्टा लिखना। एंड हर जगह रीजन भी नहीं मिलेगा तुम्हें क्यों इसको उल्टा लिखा, क्योंकि अब आप क्वेश्चन देखोगे, शायद आज के टेस्ट में मिले भी, या अगर आज लिया नहीं लिया, ए और बी की टर्म्स में दे रखा है, तब क्या करोगे? ए और ए नेगेटिव, बी और बी नेगेटिव, तब तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि गैस है कि क्या है। लेकिन प्लेटिनम दे रखा होगा, प्लेटिनम सिर्फ कहां देते हैं, जहां गैस होती है। कुछ ऐसी जगहें होंगी जहां पे कोई वजह नहीं, मेरा मन किया मैंने उल्टा लिख दिया, मेरा मन किया मैंने जैसे लिख दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें एक ही बात पता होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के कंटेनर में सिवाय रिडक्शन के कुछ नहीं होगा। इफ वी कंफ्यूज यू, डोंट गेट। क्लियर है सबको? ये स्टैंडर्ड नोटेशन से क्या आपको तंगी हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है? कभी प्लेटिनम देंगे कभी नहीं देंगे, उसके पीछे मत आना। आपने इसमें गैस दी और प्लेटिनम नहीं दिया है, थक गए थे यार, कितनी बार दें। अंडरस्टूड है, गैस प्लेटिनम के ऊपर देकर भेजी जाती है। यहां तक क्लियर है बालको? आगे चलो, अब आ जाइए क्लास 12th का एनसीईआरटी का पहला पन्ना। यहां से आपकी प्योर क्लास 12th शुरू। ये था पिछला +1 का, हालांकि +1 का भी बहुत आएगा, ई नॉट निकालना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब भी आएगा, वो 12th में रिपीट है, क्योंकि वो टॉपिक रिपीट है। लेकिन ये अब आपके लिए बिल्कुल नया है। अब सभी लोग एक बार पेन छोड़ के यहां, उसके बाद ये ड्रॉ सबको करना पड़ेगा, इसमें कुछ घौच करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपको सेल बड़े अच्छे से पता है, ये वो सेल है जो अभी मैं थोड़ी देर पहले जिंक और कॉपर वाला आपको दिखा के आई। इसकी वोल्टेज आपको याद करा दूं, 1.1 वोल्ट होती है। आप घर में भी देखेंगे ये सेल, तो उसके बाद 1.1 वोल्ट लिखा होता है। ये वो मोटे वाला सेल है। ठीक है जी, ये सेल है, इसमें पोटेंशियल आ रहा है, आपको सबको पता है करंट कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, कौन सी इलेक्ट्रोड मोटी हो रही है और कौन सी इलेक्ट्रोड पतली हो रही है, सब पता है आपको। अब उस डिटेल को भूल जाओ, सिर्फ ये छोटा सा डायग्राम मैंने दिया कि मैंने एक सेल लगाया है। अगर सोच के देखो, अब इधर ना देख के ये सोचो, ये सेल है, ये कंटेनर, और ये रहा इसका एक्सटर्नल सर्किट, राइट प्रभव? ये रहा इसका एक्सटर्नल सर्किट। इस एक्सटर्नल सर्किट में अपनी तरफ से देखो करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हो जाएगा इमेजिन सबको। अब इस वायर के ऊपर मैंने एक और एक्सटर्नल सर्किट, एक और वोल्टेज जोड़ दी बाहर से आती हुई, वो एक्सटर्नल सर्किट ये रहा। और वो एक्सटर्नल सर्किट जो मैंने बाहर वाला जोड़ा, वो मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ा। अभी आपने बताया ये अगेंस्ट एनोड और कैथोड, करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। मैंने बाहर से जो एक और सर्किट इसके साथ लगा दिया, एक्सटर्नल सर्किट, वो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहा है। यानी इन सिंपल लैंग्वेज में बात करूं,
एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा था, इलेक्ट्रिक करंट को अगर मैं फोर्स मान लूं, बाहर से मैंने इस डायरेक्शन में देना शुरू कर दिया। ये बाहर है इसलिए थोड़ा ऊपर बना देती, दोनों ऑपोजिट में, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कमजोर करेंगे। ये तो मैं बाहर से दे रही हूं और ये अंदर से आ रहा है, तो बाहर से अगर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में डालना शुरू कर दिया तो क्या होगा, उस पे बात करनी है। अगर तो एग्जैक्टली इक्वल हुआ तो इसको जीरो कर देगा, नो करंट विल फ्लो इन सेल, एमीटर की रीडिंग जीरो होगी। तो अगर मैंने इक्वल कर दिया तो बात अलग है, मैं अभी इक्वल की बात नहीं कर रही, या कर ही लिए तो कर देते हैं यहां पे। अगर एक्सटर्नल सर्किट का पोटेंशियल इज इक्वल टू सेल का पोटेंशियल, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नो करंट विल बी फ्लोइंग। जितना इस डायरेक्शन में पोटेंशियल आ रहा था उतना ही तुमने ऑपोजिट डायरेक्शन में दे दिया, नो करंट विल फ्लो। नो करंट विल फ्लो का मतलब कह सकती हूँ नो रिएक्शन एट एनोड एंड नो रिएक्शन एट कैथोड। जानवी, कह सकती हूँ नो, अगर मेरे पास आई जीरो है, आई जीरो क्यों है बता सकते हो? मैंने यहाँ आई जीरो क्यों लिखा है? दोनों की ऑपोजिट और इक्वल है। इंटरनल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल आर ऑपोजिट एंड इक्वल। इफ बोथ आर ऑपोजिट एंड इक्वल तो नो करंट विल फ्लो। अगर नो करंट विल फ्लो, उस सूरत में आप क्या कहोगे, ना तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, ना कॉपर रिड्यूस हुआ, नो चेंज इन कंटेनर। ना उनके रंग में फर्क आएगा, ना उनकी कॉन्सेंट्रेशन में फर्क आएगा। जितना जिंक सल्फेट डाला हुआ है वो पड़ा है, जितना कॉपर सल्फेट डाला हुआ है वो पड़ा है, तुमने मौका ही नहीं दिया, या मौका दिया भी तो जितना इधर जाना चाहिए था उतना ही वापस लौट आया। ठीक है, ये सिचुएशन हुई। लेकिन ये तो सबसे आसान सिचुएशन हुई। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट यानी कि इंटरनल पोटेंशियल से छोटा है तो गान्या क्या होगा, इफ external potential applied in opposite direction is less than internal potential। आप लोग 2 घंटा यहाँ आते हैं तो आपका मेंटली होना जरूरी है इधर। इधर कुछ है क्या, थोड़ी देर पहले प्रिया यहीं थी और अब आप यहीं हो, मतलब नहीं आप यहाँ तो नहीं थे, आप कहीं और थे। वो होता है ना कई बार हमारे साथ, एक जगह देख रहे हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो सिचुएशन आज काफियों के साथ हो रही है। आई अंडरस्टैंड यू पीपल हैव लॉट्स इन लाइफ, बट कुछ टाइम के लिए इधर आ जाओ और इस 2 घंटे के लिए तो इधर ही रहो। थोड़े से लॉस थे इसलिए तुमको पकड़ा, ठीक है। एनीवन, क्या होगा यहाँ पे, यहां से कहीं से आ रहा था जवाब? हाँ, सॉरी, ओके, जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे उसमें ही फ्लो करते रहेंगे, मतलब मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल को वेस्ट किया, कुछ तो चेंज होगा, स्लो हो जाएंगे। गुड आंसर, रेट स्लो हो जाएगा। अगर पहले 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और ऑपोजिट वाला फोर्स जो है थोड़ा कमजोर था तो अब शायद 50 जाएंगे, धीमा हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन दोनों कंटेनर्स में चेंज वही होता रहेगा। एनोड जो कि जिंक वाली थी उस पे ऑक्सीडेशन चलता रहेगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आने वाली हूं, बहुत ध्यान से। और कैथोड जिसमें रिडक्शन हो रहा होता है उसमें होता रहेगा, बट थोड़ा धीमा, कम, स्लो, रेट कम हो जाएगा। जो मर्जी बोलो सब चलेगा, ये कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है। अब लास्ट चीज अब है, अगर मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 पोटेंशियल से ज्यादा कर दिया तो क्या होगा विदित? अब है, करंट बिल्कुल उल्टा चलने लगेगा, मतलब बिल्कुल सही, मतलब सेल के ऊपर क्या बीत रही होगी, कंटेनर्स में क्या हो रहा होगा। मेरी तो क्लास आज कंटेनर्स पे है। एग्रीड, मेरे को कंटेनर बताओ। अंकिता, नहीं सुनना, अंकिता, स्नेहा, वो तो तुमने वही चेंज दोबारा और करवा दिया, ऑपोजिट का मतलब क्या है? स्नेहा, मेरे को किसी का सुनना ही नहीं। ये बिल्कुल सही बोला जिन्होंने भी बोला, करंट अब उल्टी डायरेक्शन में चलने लग गया। पहले करंट कहां से कहां जा रहा था, कैथोड से एनोड। हाँ बेटा, सर्किट कंप्लीट है, सेल बना हुआ है। अब अगर मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा लगा देती हूं, पहले करंट की डायरेक्शन क्या थी स्नेहा? ये नहीं थी, यही थी ना, सॉरी। अब क्या हो जाएगी, तो रिवर्स हो गया।
कंटेनर्स पे क्या बीता, तो रिएक्शन रिवर्स हो गया, तो कंटेनर लेफ्ट वाले कंटेनर में क्या हो रहा होगा, अब लेफ्ट कंटेनर जिंक का था, किसी से ये नहीं बोला जरा एनोड बिकम्स कैथोड, कैथोड बिकम्स एनोड, कि कैथोड बिकम्स एनोड, एनोड बिकम्स कैथोड, उल्टा हो जाएगा। मानते हैं इस बात को? हर वो चीज तुम उल्टी बोल रहे हो और सही बोल रहे हो यार, एंड बिल्कुल नीचे आना था बस। यानी लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर जिसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज, यहां से इसमें जिंक डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, यस, उल्टा काम होना शुरू हो जाएगा। जिंक की इलेक्ट्रोड जो दुबली पतली हो रही थी अब वो मोटी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उल्टा काम हो गया। लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर में क्या होना शुरू हो जाएगा, रिडक्शन, यानी जिसमें जिंक गिर गिर के सॉल्यूशन में आ रहा था, अब जिंक चिपक चिपक के उस इलेक्ट्रोड पे और इकट्ठा होगा, किसके दम पे, एक्सटर्नल पोटेंशियल। बिजली लगा के तो तुम फिर कुछ ही कर लो, ड्रास्टिक कंडीशन में तो फिर तुम कुछ ही कर लो। तो अभी लिखना मत शुरू करना, एक लाइन और, मेरे का फ्लो जो तुम लोगों का बना हुआ है इतना अच्छा, मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाह रही। यानी कि मैंने शुरुआत किससे की थी, एक नेचुरली अपने आप स्पॉन्टेनियसली होने वाले रिएक्शन से बिजली बनाने में, शुरुआत इससे की। और अगर मैं एक्सटर्नल सर्किट से उल्टी डायरेक्शन में बिजली दे दूं तो मैंने क्या शुरू कर दिया, मैंने एक ऐसा रिएक्शन क्रिएट कर दिया जो अपने आप हो नहीं सकता था, कि जिंक कॉपर आयंस की प्रेजेंस में सोच भी नहीं सकते कभी रिड्यूस होगा, जिंक आयंस कभी रिड्यूस होंगे आप सोच भी नहीं सकते। यानी मैंने उल्टा रिएक्शन स्टार्ट करा दिया, जिंक 2+ कॉपर को अच्छा खासा, सॉरी, जिंक 2+, हम सीधा रिएक्शन क्या सोचते थे बच्चों, कॉपर 2+ को रिप्लेस करने कौन आ गया, जिंक। अब उस रिएक्शन को बस पलट ही तो दिया मैंने। आप देखिए, पहले आप सोचते थे कॉपर 2+ को रिप्लेस करने के लिए जिंक तय है, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब क्या हो गया, जिंक रिड्यूस हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में जिंक और कॉपर आए, उल्टी गंगा बह गई। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला हिस्सा होगा। पहला हिस्सा होगा अपने आप होने वाले रिएक्शन से पोटेंशियल बनाना, बिजली बनाना, और जिसको हम रॉकेट बैटरी तक लेके जाएंगे। अगला हिस्सा आपका होगा ऐसा रिएक्शन जो पॉसिबल नहीं है नेचर में, आपकी जरूरत पड़े तो आप उसको कर सकते हैं, बस कंटेनर्स में सॉल्यूशन डालिए, इलेक्ट्रोड्स डालिए, ऊपर से आपको पोटेंशियल ज्यादा लगाना पड़ेगा। जो पहले से पढ़ रहे हैं हम, इसको कहते हैं, ये जो मैंने एक केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और मैंने बिजली से जो रिएक्शन करा दिया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज करके एक रिएक्शन कंडक्ट किया, उसको कहते हैं आपका जाना पहचाना क्लास 9th, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई रिएक्शन कराना इज इलेक्ट्रोलिसिस। इसीलिए वहां एनोड पॉजिटिव चार्ज होती थी और कैथोड नेगेटिव, वो उल्टा होता है। इसीलिए अब आपको समझ आएगा, जब आप अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी से कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो वो है इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर 3 हिस्सों में बटा और बहुत इंटरेस्टिंग हिस्से हैं तीनों। और अभी पहला पार्ट जो दो एक लेक्चर अगले लेक्चर तक खत्म हो जाएगा, वो चलेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिस दिन मैं ये पढ़ाऊंगी उस दिन लाइन खींच के, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस होता है, वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस सेल की पूरे डिफरेंसेस लाएंगे ताकि आप रिलेट कर सको। बट इस एक पहले पन्ने में एनसीईआरटी ने बता दिया बेटा आगे क्या करना है आपको। 11th को लिए बिना आप इस चैप्टर में बोर्ड्स में निकल नहीं सकते। सो अब इसको आप करिए नोट, तीनों कंडीशंस। नहीं समझ आएगा मैं दोबारा डायग्राम बना के समझाऊंगी। यस, पलट जाएगा, मामला उल्टा हो जाएगा। हाँ, यहां पर सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं मैंने बिल्कुल सही बोला, मैं रिलेट कर दूं। अगर ये रेड कलर का ऑपोजिट सर्किट ना होता तो एनोड पे क्या चार्ज होता, नेगेटिव। आपने जैसे ही इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी लगाई और ज्यादा लगाई, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या बन गई,
कैथोड। पहले नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड क्या थी? एनोड। ये उल्टा बोला मैंने। जो तुम सोच रहे थे मैं समझ गई थी उसी वक्त, इसलिए रोक दिया कि ज्यादा सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगी। जिस पे नेगेटिव चार्ज था वो पहले ऑक्सीडेशन शो कर रही थी, अब जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो रिडक्शन शो कर रही है। तो एनोड बिकम्स कैथोड, कैथोड बिकम्स एनोड। चार्ज वही रहा। गर्वित एनीथिंग? अगर पूछ लो तो बाकियों का भी भला हो जाता है। पूछो। सेल डेड कब होता है? यस, गुड क्वेश्चन। क्या लगता है भाई विदित, सेल डेड कब होगा? जब जब एनोड डिप्लीट हो जाएगी। जैसे ही एनोड डिप्लीट हो गई सेल डेड हो गया। आप लोगों ने कभी, अभी एक सेकंड प्रिया, आप लोगों ने कभी कोई सेल तोड़ के देखा है? वो मोटे वाला सेल नहीं देखा तब तोड़ के देखो एक। जो वो मोटे वाला है, पतले वाले बहुत मुश्किल होंगे हैंडल करने आपके लिए। जो मोटे वाला सेल आता है उसे थोड़ा धीरे धीरे प्यार से एक एक भारी चीज से थोड़ा सा प्रेस कर करके ठोक ठोक के उसको तोड़ के देखिए। उसके अंदर से क्या क्या निकलता है। उसकी एक कैप निकलती है जो ऊपर उठी हुई होती है, वो सारा कंस्ट्रक्शन आएगा हमारे पास। उसके अंदर एक कार्बन की इलेक्ट्रोड निकलती है जो एनोड का काम करती है। यस, सेल डेड होगा जब एनोड डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये देखने के लिए कि इस पे क्या हो सकता है सिर्फ, और उससे पता चला कि अगर मैं इसके ऊपर उल्टी, अंदर वाला करंट तो बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के चले जा रहा है, क्या मैं इसका उल्टा कर सकती हूँ? जैसे ही मेरे को पता चला कि इसका उल्टा भी हो सकता है, मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस जैसी बड़ी चीज मिल गई कि कोई ऐसा चेंज जो हो नहीं पा रहा था। जैसे कि सोडियम कैसे बनता है? NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है कि नहीं? अभी तो आप हवा में कह दोगे NaCl का, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो शायद सोडियम बन जाए। बहुत सारी चीजें मेरे को इस बात से मिलेंगी कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस करके बना लो। ये मेटलर्जी, कितने एलिमेंट को, कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, कितने एलिमेंट्स को मैं इस वजह से प्यूरिफाई कर पाई क्योंकि मेरे को ये मेथड मिल गया। जब भी डेनियल सेल होता है ये फिक्स है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल होगी, 1 मोलर होगी। आगे आगे आप वोल्टेइक सेल पढ़ेंगे, वोल्टेइक सेल में कॉन्सेंट्रेशन का कोई सिरदर्द नहीं है। इफ कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर, इस फेमस सेल को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इजाद हुआ, इसको कहा जाता है डेनियल सेल, जो इतनी देर से आपको मैं पढ़ा रही हूं। इसकी वोल्टेज फिक्स्ड है 1.1 वोल्ट, कॉपर और जिंक वाला सेल, इसको डेनियल सेल बोलते हैं। तो कई बार एक बड़ा अटपटा सा डाउट आ जाता है, डेनियल और वोल्टेइक में क्या फर्क है कॉन्सेंट्रेशन का? बाकी सेम है, वही कॉपर जिंक। क्योंकि अगली क्लास में आप देखोगे मुझे वोल्टेज बढ़ानी है तो क्या करूं? 1.1 वोल्ट से तो काम नहीं चल रहा। मेरे को कॉन्सेंट्रेशन घटानी है तो क्या करूं? कॉन्सेंट्रेशन उन इलेक्ट्रोलाइट्स की बदलनी पड़ेगी। तो अगली क्लास से आपको कॉन्सेंट्रेशन का रोल मिलेगा, इसीलिए मैं अभी बता रही हूं। अभी तक जितनी बात हम कर रहे हैं सब जगह 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर एवरीवन? नोटेड दिस? आगे चल सकती हूँ? अब अगेन थोड़ा सा +1 का पार्ट, और उसके बाद एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन करा के आई विल मेक यू फ्री, जहां से आपके 12th के क्वेश्चन न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत इजी और छोटे न्यूमेरिकल होंगे इसके, प्लस माइनस वाले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको रिवर्स ऑर्डर में पढ़ाया। लास्ट ईयर रेडॉक्स पढ़ते वक्त हमने पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, बाद में सेल पढ़ा था। लेकिन इस बार मैंने पहले सेल पढ़ाया, बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि आपके पिछले साल के माइंड में और इस साल के माइंड में फर्क है। आप ले लोगे इस चीज को क्योंकि थोड़ा बहुत सुना हुआ है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे जो मैं बात कर रही हूं, इस पे आपके +2 बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और +1 में तो किए हुए हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, इसको जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। मैं इस पार्ट को रिपीट करने से बचूंगी। 12th का कोई पार्ट मुझे ऑनगोइंग चैप्टर में दोबारा लेना पड़ता है। अगली क्लास में आप जानते हैं वी आर ओके कि ठीक है, इवेंट ऑफ फैक्टर एक दिन आया, दूसरे दिन दोबारा लेना ही लेना है। लेकिन इसको दोबारा लेना थोड़ा सा और स्लो करना हो जाएगा, जो मैं अभी बचूंगी करने से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, ये पहली बार अगर मेरे पास टर्म आई आज, तो अभी तक तो आई ही नहीं थी, मैंने 11th में भी नहीं कुछ पढ़ रखा इसका। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल वर्ड से मैं एक ही बात समझती हूँ, अगर मैं बिल्कुल 10th क्लास पास आउट हूं। पोटेंशियल मतलब कहीं चार्ज सेपरेशन है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत आसपास हैं, सेपरेटेड हैं, बहुत पास हैं, तो वहां एक पोटेंशियल डेवलप होगा। पोटेंशियल तो मुझे सिर्फ यही समझ में आता है।
अगर वो इलेक्ट्रोड के पास है तो उसको कह देते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड क्या होती है? एक सॉलिड की मेटल की रॉड, उसको मैंने उसी के आयंस के कांटेक्ट में रखा है, एम को एम प्लस में, जिंक को जिंक के आयंस के साथ, कॉपर को कॉपर के आयंस के साथ, और सिल्वर को सिल्वर के आयंस के साथ। अगर ऐसे में मैं रख रही हूं तो ध्यान देना आप लोग, इसके क्वेश्चन 12th के सिलेबस में है, लेकिन थ्योरी 12th के सिलेबस में एनसीईआरटी से गायब की हुई है। एक पैराग्राफ दे दिया एज डन इन रेडॉक्स पिछले साल, तो वहीं से देख लो। तो इसमें कुल मिला के दो काम हो सकते थे इनके बीच में। एम प्लस कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, कहां से एक्सेप्ट करके आ रहा होगा? कहीं से, यानी ये कौन सी साइड का कंटेनर होगा अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? लेफ्ट की राइट? तो मेरी शक्ल देख के लेफ्ट का राइट तो तुमने कर ही देना है। जब मैं मुंह बना रही हूं तो गलत है, तो चलो लेफ्ट नहीं मैम, आप क्या याद रखोगे? राइट। खुश खुश होके जाओ घर। तो मेरी खुशी के लिए तो करो ही मत बिल्कुल भी, मैं ऐसे तो नहीं होती खुश भाई। अगर किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा दिया तो आई होप अभी थोड़ी देर पहले जो सेल पढ़ा था आपको याद हो, लेफ्ट साइड में एनोड थी, वहां से इलेक्ट्रॉन का पूल बना और राइट साइड में है, यानी पक्का ये कंटेनर सेल के राइट हैंड साइड में रखा हुआ होगा अगर इसके अंदर ये चेंज हो रहा होगा तो इसने अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, रिडक्शन हुआ, तो थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी ये इलेक्ट्रोड थिक होती जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या पता इसके अंदर ये हो रहा हो कि इसका मेटल किसी को इलेक्ट्रॉन दे के आगे पास ऑन करके खुद आयंस बना के नीचे गिर रहा हो, यानी ऑक्सीडेशन, यानी ये कंटेनर पक्का लेफ्ट हैंड साइड पे रहा होगा। ये दो चेंजेस ही हो सकते हैं। आप थोड़ा सा और डिटेल में बुक्स में जाएंगे, जो डिस्क्रिप्टिव बुक्स होती हैं, तो उसमें तीसरा चेंज भी लिख रखा है, मेटल आयन इसे टकरा के अनअफेक्टेड वापस आ जाए। यस, वो मेरे लिए काम का नहीं, मैंने लिखा नहीं। तो लॉजिकली तो दो ही चेंज हो सकते हैं, या इस पे होगा ऑक्सीडेशन या इस पे होगा रिडक्शन। अब आप सोच के देखो, अगर मेरे पास ये है इलेक्ट्रोड, थोड़ा बड़ा करके बना रही हूं, और इसके चारों तरफ जो कंटेनर में लिक्विड है उसमें इसके खुद के आयंस हैं। अगर इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की भीड़ इकट्ठी होगी, नेगेटिव चार्ज, इट इज नेगेटिव पोल, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं इसके ऊपर। सॉल्यूशन में क्या चार्ज आ रहा है उसकी वजह से? भाई इलेक्ट्रॉन इस पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? इसका खुद का मेटल जिंक, और यहां पे कौन बैठे हैं? बहुत सारे जिंक 2 पॉजिटिव। हर जिंक दो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ के मैंने नेगेटिव चार्जेस बनाए हैं, हर जिंक दो दो इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ के किस में गिर रहा है? सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में कौन से चार्ज की एक्सेस हो रही है? आ गया पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पे आने वाले बनने वाले, ऐसा ही कुछ एलजेपी अगली क्लास में कराऊंगी। जब आप ये समझ लेते हैं तो मेरे लिए एलजेपी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कराना बड़ा आसान हो जाता है। अंकिता अभी यहीं रहना, ठीक है, डीपीपी को बाद में देखते हैं। आज तुम लोग ध्यान दो, मैं तुम्हें किसी को भी इधर उधर नहीं देखने दे रही। उसकी वजह है मेरे सारे चैप्टर की नींव खड़ी है इसके ऊपर। फिर अगली क्लास में तुम 5-7 को बोलूंगी और तुम लोग ब्लैंक रहोगे, आंसर गलत दोगे तो फ्रस्ट्रेट होंगी, उसमें तुम्हारा नुकसान है। तो इधर उधर को छोड़ दो, कहीं नहीं कुछ जा रहा, यहीं रहो। तो यहां पर आप देख रहे हैं एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ, जहां चार्ज सेपरेशन आया पोटेंशियल डेवलप हुआ। वो मेरे लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ, तो उसको मैं क्या कहूंगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मैं बोलूंगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर रिडक्शन हो रहा होता तो उल्टा था, जहां मैंने नेगेटिव चार्जेस बनाए वहां मैं क्या बनाती? पॉजिटिव, और जहां पॉजिटिव बनाए वहां बनाती नेगेटिव। अगेन पोटेंशियल था, उसको मैं क्या कहती? रिडक्शन पोटेंशियल। तो कुल मिला के मेरे पास दो तरह के कंटेनर थे, दोनों के पोटेंशियल को ये नाम दे दिया। लेफ्ट हैंड साइड वाले कंटेनर के पोटेंशियल को मेरे को नाम देना होगा तो मैं क्या दूंगी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। 11th में इस पार्ट को मैंने शॉर्टकट में पढ़ाया था, डिटेलिंग नहीं ली थी, सीधे एक बात बोली थी, बस याद कर लो। 12th में इसका पूरा डिटेल आएगा। तो ये 11th में हमने ऊपर ऊपर से आपको रटा के चल दिए थे, और क्लास एंड करके टेस्ट लेके भुलवा दिया था आपको कि पता है 12th में फिर आएगा। तो अब ये वही हिस्सा है जो ऊपरी तौर पे लेके चल पड़ी थी मैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल किस पे होता है? अभी तो लग रहा है कैथोड पे, और सही लग रहा है, रिडक्शन कैथोड पे होता है।
और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस पे होता है? एनोड पे। अब मुझे आगे आगे जाके थोड़ा आइडिया लगेगा, भाई एक ही कंटेनर कभी तो एनोड बन सकता है, कभी कैथोड, डिपेंड करता है मैं उसको किसके साथ रख रही हूं। आप सोचिए जिंक के सामने अगर मैं कॉपर रखती हूं तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। लेकिन जिंक के सामने मैं क्रोमियम रख देती हूँ, जिंक के सामने मैं सोडियम रख देती हूँ, जिंक का क्या होगा? रिडक्शन। तो वही जिंक कभी तो ऑक्सीडेशन में आएगा, कभी रिडक्शन में आएगा। हाउ कैन आई कंपेयर? तो उसके लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई घुसा और उसने कहा जितने भी पोटेंशियल आपके पास आते हैं उन सबको एक ही लाइन पे लाओ, मेरे को कंपेयर करना है तो मुझे डिफरेंस नहीं चाहिए। तो उसके लिए एक कन्वेंशन आई, जिस जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पोटेंशियल, अब तो आपको पता है उल्टा करने पे क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, आपने देख लिया। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ज्यादातर मेटल्स का ही हो रहा होगा बच्चों, सारे मेटल्स ऑक्सीडाइज करने को तैयार रहते हैं, जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है उसके आगे लगा दो नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? उल्टा। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो गया? रिडक्शन। तो जितने भी तुमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिले सबके आगे नेगेटिव लगा के एक टेबल बना दो सारे रिडक्शन पोटेंशियल्स का। थोड़ा थोड़ा टेबल याद आ रहा होगा आपको, सीरीज। तो सारे मेटल्स की पोटेंशियल वैल्यू जो होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसके आगे नेगेटिव होगा, एक्सेप्ट कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह, ये प्लेटिनम एंड ऑल। तो जितने भी मेटल थे वो तो पक्का मुझे पता है ऑक्सीडाइज होंगे, उनके आगे लगा दिया नेगेटिव। किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइज होंगे? हाइड्रोजन के। एक स्टैंडर्ड ले आए। ये सारा पार्ट जो मैं बोल रही हूँ, ये इसका पूरा डिटेल इज नेक्स्ट क्लास, लेकिन उस लायक बना के भेज रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में ये रामायण फिर ना सुनानी पड़े कि रिडक्शन पोटेंशियल इज ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आज तो सिर्फ टर्म्स बता रही हूँ, उसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे और इनकी गलतियां फिर देखेंगे। व्हाट इज दिस? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होगा एक क्लास आगे, उसके बाद स्टैंडर्ड वर्ड भी हटा देंगे हम। रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड मतलब प्रेशर और टेम्परेचर नो चेंज, 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों कंडीशन फिक्स हैं, स्टैंडर्ड हैं, इसीलिए इसको मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहूंगी, रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन। और एक दूसरे का कन्वर्जन मुझे पता है। इस बात का मतलब ये थोड़ा सा और प्रैक्टिकली लगाते हैं, किसके रिस्पेक्ट में रिडक्शन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके लिए एक स्केल बनाया गया। भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रख दो। अब सोच के देखो जो मेरी अगली क्लास होगी इसी पे होगी, जो 11th में मैंने बिल्कुल नहीं बताया क्योंकि 11th के सिलेबस में नहीं था। आप सोचो स्टैंडर्ड मैंने इधर रख दिया बच्चों हाइड्रोजन, और इसके इधर रखा जिंक। हाइड्रोजन के सामने जिंक का, अगर सब लोग यही देख रहे हैं, हाइड्रोजन के सामने जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मुझे पता चले ऑक्सीडेशन, मुझे पता चलेगा ये उल्टा रखा है, मैं यू रख दूंगी और कहूंगी लोजी सेल। इसका ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ। अब सेम काम मैंने यहां पर रखा, फिर हाइड्रोजन, और यहां रख दिया कॉपर। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। उल्टा तो नहीं करना पड़ा मेरे को। तो इस तरह से हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड बना के कहीं भी रख दो, एक साइड रख दिया, और इधर का कंटेनर बदलते गए बदलते गए बदलते गए। सोडियम जब आया उनको कहा भाई गलत जगह रखा है, रखना यहां पड़ेगा, ठीक है रख दिया। कॉपर आया तो सही जगह रखा है, यानी इधर और इधर, इधर और इधर होता रहा। तो जितने भी ऑक्सीडेशन वाले थे, आई होप आप लोग देख रहे हो, जितने भी ऑक्सीडेशन वाले थे सबके आगे नेगेटिव साइन रख के सबको यहां रख दिया उल्टा। अगर सोडियम यहां रखना पड़ा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सारे मेटल हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीडाइज होते हैं। अब मैं इधर वाले डब्बों को इधर से कैसे कंपेयर करूं? तो क्या कहा गया, सारे कंटेनर्स को अगर मैं यहां रखती तो यहां कैसे रखती? माइनस लगा दो इसके आगे। तो अब मेरे पास जितने मेटल नॉन मेटल हैं सारे इस साइड आ गए। मैं एक टेबल अगली क्लास में ले आऊंगी कि अगर हाइड्रोजन के सामने सबका रिडक्शन होता तो, मैं मानती हूं नहीं होता, अगर होता तो उसके लिए स्टैंडर्ड तुमको पकड़ा दिया। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान लिया 0.0 वोल्ट, और उसके सामने निकल। अब देखो निकल के आगे नेगेटिव क्यों लगाया है मैंने, तुम्हें अब हमेशा ध्यान रहेगा। निकल पक्का हाइड्रोजन के सामने क्या रहा होगा? निकल। अच्छा ठीक है, ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही, ऑक्सीडाइज हुआ होगा। लेकिन मेरे को तो कह दिया अब ऑक्सीडेशन वाले कंटेनर चाहिए ही नहीं, सबको इधर रख दो, उसके सामने मैंने नेगेटिव लगा दिया।
नेगेटिव लगाते ही निकल का क्या मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, रिडक्शन। अगली क्लास इसी की डिटेलिंग पे होगी। और जो क्लोरीन है उसका पॉजिटिव ही है, उल्टा नहीं करना पड़ा मेरे को। क्यों नहीं उल्टा करना पड़ा? हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन पहले इधर था, रिडक्शन। तो जिसके आगे मेरे को नेगेटिव नहीं लगाना पड़ा वो बाय डिफॉल्ट रिडक्शन दिखा रहा था। जिसके आगे मेरे को नेगेटिव लगाना पड़ा उसको मेरे को जबरदस्ती मानना पड़ा एक स्टैंडर्ड की वजह से। अगर ये रिडक्शन दिखाता तो इधर लाते तो अभी इसके डीप में नहीं जा पाओगे, लेकिन इतना थोड़ा पता होगा तो अगली क्लास में मेरे लिए आपको उठाना आसान होगा। तो इस चीज को किसी को नोट करना हो अपने लिए तो कर सकते हैं। मैं आगे चलती हूँ फिर। ये आपका पूरा एक पेज की थ्योरी दे रखी है एनसीईआरटी में बिना ब्रेक के, मतलब बड़ा ही फुल सा पेज है। ये सारा उसके अंदर दिया हुआ है, बिना डायग्राम्स बिना बोल्ड किए, बड़ा प्लेन सा एक पेज है, भर रखा है इस पे। तो ये वहां के नोट्स हैं, चेक। गुरतेज, मान्या, गुरबानी, प्रीशा, ईरा, कैमरा ऑन कर सकते हैं? मेरा ऑफ हुआ था तो मेरे को 1 मिनट नहीं तुमने अलाउ किया। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड अर्ली कंफ्यूजन्स। 2